ओ, काकती वंश। काकती वंश बोल रहे थे, या तो फिर इसी को हम लोग बोल रहे थे चालुक्य वंश। इसी के बारे में हम लोग पूरा पढ़ लिए है ना। लेकिन अब पढ़ाना चालू करूंगा तब बुक तो आई ऐसे कैसे। तो कल का देखियो एग्जाम का जितना पढ़ाया सब आया, एक भी ऐसे नहीं आया होगा। तुम लोग बोलते थे कहा ही छोटा छोटा चीज सब आया। यहाँ तक ये भी आया कि छत्तीसगढ़ कितने जिलों से, मैं बोलता था नंबर क्या आएगा, 7 आया ना। तो और मैंने शाम के क्लास में तो ग्राम पंचायत ग्राम सभा पढ़ाया था। ग्राम सभा का एकदम ए टू जेड दिया, शायद आप पढ़े थे क्या? न इधर न उधर कुछ नहीं किया। अब भरोसा एक ठो इधर उधर नहीं था। क्या देख रहे थे? काकती वंश या फिर चालुक्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसमें से बहुत सारा हम लोग श्रृंखला पढ़ चुके थे, जिसमें हमारा जो छत्तीसगढ़ में काकती वंश के संस्थापक कौन है बोलेंगे तो अन्नम देव का कार्यकाल कब से कब तक था बोलेंगे तो अन्नम देव ने अपनी राजधानी किसको बनाया बोलेंगे तो, और किसने अपनी राजधानी चक्रकोट को बनाया बोलेंगे तो जी, और किसने अपनी राजधानी बस्तर को बनाया बोलेंगे तो, और किसने अपनी राजधानी आपके जगदलपुर बनाया बोलेंगे तो दलपत देव ने। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, दलपत देव के बारे में। उस दिन हम लोग थोड़ा सा पढ़े, थोड़ा सा दलपत देव के दलपत राव है, दलपत देव। उस दिन का थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ कि दलपत देव के बारे में क्या है। यही पास हम लोग स्टार्ट किए थे। अगर आपको बोला जाएगा बस्तर में रथ यात्रा का त्योहार किसके अवसर किसने स्टार्ट किया था बोलेंगे तो उसको कौन सा उपाधि दिया गया था बोलेंगे तो दलपत का कार्यकाल कब से कब तक था अगर आपको पूछा जाता है 1731 से 1774 ईस्वी तक, यहाँ तक था ना कार्यकाल। फिर अगर आपको पूछा जाता है अगर गद्दी पर कब बैठा बोलेंगे या फिर राजा कब बना, अगर आपको बोलेंगे तो याद रखना 1731 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठ गया था। ध्यान में, समझ में क्या था ऐसे वाला, इसको ध्यान में रखना। जिस टाइम में हमारे पास दलपत देव बस्तर का काकती वंश का राजा बना हुआ था, यहाँ पर हमारे पास कौन सा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हम लोग बस्तर वाला क्षेत्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद रखना, जिस टाइम में यहाँ पर बस्तर वाले क्षेत्र में एक वंश शासक करता था जिसको बोलते हैं काकती वंश बोला जाता है। काकती वंश में कौन सा राजा था उस टाइम में? दलपत देव उस टाइम में राजा हुआ करता है। ध्यान में रखना, जिस टाइम में दलपत देव यहाँ पर बस्तर के राजा हुआ करते थे, उसी टाइम में महाराष्ट्र के नागपुर वाले जगह में, ये नागपुर जो आता है अपने महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आता है, यहाँ पर एक राजा हुआ था जिसको बोलते हैं रघुजी, जिसको बोला जाता है रघुजी प्रथम बोला जाता है। जिस टाइम में दलपत देव यहाँ पर शासक बना थे या फिर काकती वंश रहे होंगे, उसी टाइम में रघुजी प्रथम यहाँ पर से कौन सा वंश से संबंध रखते थे अगर बोलेंगे तो याद रखना भोसला वंश से संबंध रखते थे, या तो फिर आपका मराठा वंश से संबंध रखते थे। समझ में, या तो आपको एग्जाम में मराठा शब्द दिया रहेगा या तो फिर भोसला वंश दिया रहेगा, तो दोनों को ध्यान में रखना। तो जिस टाइम में आपके नागपुर में भोसला वंश शासक कर रहे थे, उसी टाइम में बस्तर में कौन सा वंश था? काकती वंश था। उसी टाइम में जिस टाइम में भोसला वंश मराठा शासक थे यहाँ पर नागपुर में, उसी टाइम में यहाँ पर एक जगह हुआ करता था जिसको बोलते थे रतनपुर बोला जाता था। समझ में, रतनपुर वाले क्षेत्र में एक वंश था जिसको बोला जाता है कल्चुरी वंश बोला जाता है। यानी कि इसको क्या नाम से जानते हैं? रतनपुर के कल्चुरी वंश के नाम से जानते हैं। रतनपुर में कल्चुरी वंश के नाम, उस टाइम में कौन बैठे थे अगर राजगद्दी बोलेंगे तो याद रखना रघुनाथ सिंह राजगद्दी पर बैठे हुए थे। ईमानदारी से पढ़ना। तो कल्चुरी वंश में कौन शासक थे इस टाइम में बोलेंगे तो रघुनाथ थे। जिस टाइम में काकती वंश में दलपत देव यहाँ पर बस्तर के राजा हुआ करते थे, उसी टाइम में नागपुर में भोसला वंश के शासक रघुजी प्रथम हुआ करते थे और रतनपुर में कल्चुरी वंश के रघुनाथ शासक हुआ करते थे। इस टाइम में जब रघुजी प्रथम थे, इन्होंने कहा कि मैं साम्राज्य को विस्तार करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ इधर उड़ीसा वाला जो जिला है या पश्चिम बंगाल वाला जो हमारे पास राज्य है, उस राज्य में मैं क्या करूँ, विस्तार करूँ। लेकिन इससे पहले मेरे को किसको जीतना पड़ेगा? थोड़ा सा छत्तीसगढ़ को जीतना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ को उस टाइम में रतनपुर बोला जाता था और रतनपुर ही उस टाइम में क्या था? छत्तीसगढ़ था। लेकिन यहाँ पर जो हमारे बस्तर था वो अलग था। आप लोग को पता होगा यहाँ पर एक और कल्चुरी वंश था जिसको बोलते हैं रायपुर थे। यानी कि इसको रायपुर के कल्चुरी वंश, एक तो रायपुर के कल्चुरी वंश भी था यहाँ पर और किसका था? रतनपुर। यानी कि कल्चुरी वंश दो भाग में बटा हुआ था। तो यहाँ पर जब विस्तार करना था तो नागपुर से ना एक आदमी को यहाँ पर भेजा गया, तो सेनापति का नाम था जिसको बोला जाता है भास्कर पंत बोला जाता है। समझ में, इसको बोला जाता है भास्कर पंत बोला जाता है। तो नागपुर से रघुजी प्रथम ने कहा कि आप जाइए यहाँ पर कल्चुरी वंश में जो रघुनाथ सिंह है, भास्कर पंत यहाँ पर क्या कर देता है? आक्रमण कर देता है। जैसे ही आपका रतनपुर में भास्कर पंत आक्रमण करता है, रघुनाथ सिंह बोलता है कि मेरे को लड़ना वड़ना नहीं है, मैं ऑलरेडी दुख मना रहा हूँ क्योंकि उनके बेटे का मृत्यु हो गया रहता है रघुनाथ सिंह का, जिसके वजह से दुख में पीड़ित रहता है
और बोलता है कि फालतू अगर मैं लड़ाई झगड़ा करूंगा तो मेरा जो सेना है वो नुकसान हो जाएगा और मेरे को आर्थिक नुकसान भी हो जाएगा, उससे अच्छा मैं आपका अधीन स्वीकार करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, आत्मसमर्पण करता हूँ। तो जो रघुनाथ थे उन्होंने क्या कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। किसको कर दिया, भोसले शासक को आत्मसमर्पण कर दिया। तो पहली बार फिर से भास्कर भट्ट ने कहा कि ठीक है आप ही राजा रहना, हम लोग को दिक्कत नहीं है, नागपुर में जो भी टैक्स रहेगा पहुंचा दिया करना। इसका मतलब इन्होंने कैसा शासक किया था, छत्तीसगढ़ में अप्रत्यक्ष शासक किया था। इन्होंने वहां जाकर शासन नहीं किया था, उन्होंने बोला मैं रायपुर में बैठे रहता हूँ भैया, अब क्या करना, हम लोग को जो भी टैक्स रहेगा हम लोग को दिया करना, अगर कभी सेना की जरूरत पड़ा तो हम लोग को दिया करना। तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि रतनपुर पर पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से मराठा शासक का शासन कब हुआ बोलेंगे तो याद रखना किसके कार्यकाल में हुआ था, रघुनाथ सिंह का हुआ था। और इसमें कौन थे बोलेंगे तो रघुजीत, समझ में कौन सा था। तो इसी तरीके से क्या हुआ, जिस टाइम में अब यहाँ पर कौन आ गया आपको, अप्रत्यक्ष रूप से रघुनाथ हो गए कि रघुनाथ थोड़ा थोड़ा सियान हो गया। इसके बाद राजा कौन आता है, मोहन सिंह आता है। इसके बाद राजा मोहन सिंह आ जाता है। इसके बाद मोहन सिंह की भी क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। और जब मोहन सिंह की मृत्यु हो जाता है तो छत्तीसगढ़ में कौन यहाँ पर आके स्थापना कर लेता है, आपका जो मराठा शासक रहता है, मराठा शासक का नाम रहता है आपका बिम्बाजी भोसले। यहाँ पर इसका जो नाम रहता है आपका बिम्बाजी भोसले रहता है। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पहली बार आपके छत्तीसगढ़ में मराठा शासक पहली बार प्रत्यक्ष रूप से कौन राजा था बोलेंगे तो बिम्बाजी भोसले थे। कब बना था राजा, याद है, 1757। कब बना थे, लगभग 1757 की ईस्वी में बना हुआ था, समझ में। तो यानी कि बोल सकते हैं कि जिस टाइम में यहाँ पर काकती वंश थे बस्तर वाले क्षेत्र में, यहाँ पर राजा हुआ करते थे आपका दलपत देव हुआ करते थे, उस टाइम में आपके मराठा शासक कौन थे, बिम्बाजी भोसले। समझ में। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि दलपत देव के टाइम कौन से राजा बोलेंगे, मराठा शासक बिम्बाजी भोसले रहे होंगे, समझ में यहाँ तक, तो ध्यान में रखना। तो इसी तरीके से बिम्बाजी भोसले ने क्या किया था कि उन्होंने जब रतनपुर पर उन्होंने राज किया था, राजा बने थे, तो उन्होंने देखा छत्तीसगढ़ में जो कलचुरी वंश से दो भाग में बटा हुआ है, एक भाग है रतनपुर, दूसरा भाग है रायपुर। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, रतनपुर और रायपुर में दो जगह अगर मैं राज करूंगा या फिर दो जगह अलग अलग नियम कानून लगाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा प्रशासन करने के लिए। इसी कारण प्रशासन को देखते हुए, इसी कारण इन्होंने प्रशासनिक दृष्टि को देखते हुए क्या कर दिया, इन दोनों का एकीकरण कर दिया गया। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है रतनपुर और रायपुर का एकीकरण किसके द्वारा किया गया, बिम्बाजी भोसले के द्वारा किया गया था, समझ में। ये प्रशासनिक एकीकरण क्या होता है कि कुछ भी नियम कानून रहता है, जैसे सपोज एग्जाम्पल रतनपुर में अगर दाल भात बनाने बोलना नियम बनाया जाएगा कि सबके घर में दाल भात बनना चाहिए, ठीक है, तो वो रायपुर वाला क्या कर दिया, पनीर बना दिया, तो नियम कानून अलग अलग हो गया ना। तो बिम्बाजी भोसले अगर जिस दिन इधर दाल भात बनाने बोलेगा ना तो रायपुर में ही दाल भात बनना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर अगर यहाँ पास हमारा धमतरी राज्य अलग हो गया, रायपुर राज्य अलग हो गया और रायपुर का अलग नियम कानून हो गया, या फिर धमतरी का अलग नियम कानून हो गया, तो राजा को चलाने में दिक्कत हो जाएगा। महतारी वंदन योजना सिर्फ रायपुर में लागू हो गया, धमतरी में लागू नहीं हुआ, तो दिक्कत हो जाएगा ना। उसी तरीके से इन्होंने क्या किया था, अगर महतारी वंदन योजना रतनपुर में भी लागू होगा तो महतारी वंदन योजना रायपुर में भी लागू होगा। इसी वजह से अच्छे से प्रशासनिक चल पाए, इसी वजह से इन्होंने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, जोड़ के क्या कर दिया, छत्तीसगढ़ इसको बना दिया, समझ में। तो इसी कारण इन्होंने प्रशासनिक एकीकरण कर दिया। तो प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके कार्यकाल में रतनपुर का कलचुरी वंश और रायपुर के कलचुरी वंश का एकीकरण किया गया बोलेंगे तो बिम्बाजी भोसले के द्वारा किया गया था, समझ में। जैसे ही हमारे पास बिम्बाजी भोसले ने देखा कि मैं अब तो यहाँ बीच में राजा बन गया हूँ, तो कभी इसके बारे में बहुत सुना हूँ, बस्तर के बारे में, बस्तर में क्या है, यहाँ पर इसकी प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज्यादा है, तो मैं भी यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। लेकिन देखने के लिए किसकी परमिशन चाहिए, काकती वंश का परमिशन चाहिए। और ये सोच रहा था कि मैं कब तक देखने का काम करूंगा, मेरे को तो पूरा पूरा क्या चाहिए, बस्तर चाहिए। इसी वजह से इन्होंने क्या किया था, बस्तर पर आक्रमण किया था। इन्होंने बस्तर पर आक्रमण किया था और आक्रमण करने के लिए इन्होंने अपने सेनापति, मराठा जो सेनापति थे, इन्होंने मराठा सेनापति था, उस सेनापति का नाम था नीलूपंत। नीलूपंत को कहाँ भेजा था, आपके बस्तर में भेजा हुआ था, समझ में। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिम्बाजी भोसले ने बस्तर को जीतने के लिए बस्तर विजय अभियान में किस सेनापति को भेजा था बोलेंगे तो नीलूपंत को भेजा हुआ था। लेकिन नीलूपंत क्या हो जाता है, बुरी तरीके से पराजय हो जाता है। इसका क्या कारण रहता है, जो हमारे पास बस्तर के काकती वंश के दलपत देव रहते हैं उनको जनजातियों का सहयोग प्रदान रहता है, जिसके वजह से नीलूपंत से विजय हो जाते हैं और नीलूपंत वापस चला जाता है, रिटर्न पवेलियन कहाँ, रतनपुर चला जाता है और जाके बताता है किसको, बिम्बाजी भोसले को।
हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या है कैसा है करके। तो उसके बाद क्या हुआ था, इस उत्तर जाके बैठ गया। उसके बाद जब जब यहाँ पास पता चला कि दलपत देव पर आक्रमण किसने किया था, आपके मराठा शासक ने किया था। मराठा शासक ने आक्रमण किया था। तो जब मराठा शासक ने आक्रमण किया था उस टाइम में सेनापति कौन थे अगर बोलेंगे तो याद रखना, मराठा सेनापति कौन थे अगर आपको बोला जाएगा तो याद रखना, नीलूपन नाम का जो व्यक्ति था उन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था। किस पर किया था, दलपत देव पर, और इसका नीलूपन क्या हो गया था, पराजित हो गया था। समझना है यहाँ तक। पराजित होने के पश्चात दलपत देव को लगा कि कहीं ना कहीं मराठा शासक फिर से वापस रिटर्न आएंगे, कहीं ना कहीं एक ना एक दिन ये रिटर्न आएंगे, जिसकी वजह से मेरे को क्या करना पड़ेगा, राजधानी बदलना पड़ेगा। अभी मराठा शासक बहुत बड़े जनसंख्या में आए हुए थे, लेकिन मैं जीत गया। कारण ये था कि मेरा कौन सा योगी थे, जनजाति था, और जनजाति के बीच में अगर घिरा रहना है तो मेरे को कहीं ना कहीं राजधानी बदलना पड़ेगा। उस टाइम इसकी राजधानी क्या हुआ करता था, बस्तर हुआ करता था। तो इन्होंने अपनी राजधानी, दलपत देव ने अपनी राजधानी परिवर्तन कर दिया, राजधानी परिवर्तन किया इन्होंने, बस्तर से जगदलपुर कर दिया। तो प्रश्न में पूछा जाएगा कि किसके द्वारा राजधानी को जगदलपुर बनाया गया, बोलेंगे तो दलपत देव के द्वारा बनाया गया। समझना है, ये इसको ध्यान में रखिएगा। ये यानी कि बोल सकते कितने नंबर की राजधानी हो जाएगा, ये चौथे नंबर की राजधानी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि हमारे काकतीय वंश में कितने राजधानी हुए, बोलेंगे तो 4 राजधानी हुआ था। पहला हुआ था हमारे पास मनोता, दूसरा हुआ था हमारे पास, तीसरा हुआ था, चौथा हुआ था, पांचवा हुआ था, नहीं हुआ था। तो 4 हमारे पास राजधानी हुआ था, जिसमें अंतिम जो राजधानी था वो जगदलपुर था। समझ में, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दलपत देव जो थे उसके 2 संतान हुए। एक संतान का क्या नाम था अगर बोलेंगे तो याद रखना, अजमेर सिंह, इसको बता दिया हूं। और दूसरे बेटे का नाम हुआ जिसको बोलते हैं दरिया देव। अब यहां से बने समझना, मंडल में ये होता था कि जो हमारे पास राजा हुआ करते थे तो वो राजा डायरेक्ट राजगद्दी पर थोड़ी बैठा देंगे। अगर कल के दिन में जब हमारे पास दलपत देव की मृत्यु हो जाएगी या तो अजमेर बैठेगा गद्दी पर, या तो फिर बैठेगा दरिया देव बैठेगा। तो उस टाइम में होता यह था कि राजा, जो भी राजा होते थे, वो सबसे पहले अपने बच्चों को ट्रेन करते थे, ट्रेनिंग करते थे। तो ट्रेनिंग देने के लिए सबसे पहले क्या करते थे, कोई भी क्षेत्र का ना उनको ना गवर्नर बना दिया जाता था। जैसे आप लोग को मैं बोलूंगा कि आप लोग अगर कोचिंग में पढ़ाना, सबसे पहले खुद पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद डायरेक्ट बड़ा सब्जेक्ट थोड़ी पकड़ोगे, छोटा छोटा सब्जेक्ट पकड़ोगे। उसी तरीके से इनको छोटा सा कुछ यहाँ पर, जैसे कि हमारे पास बोल सकते हैं ये वाला बस्तर वाला क्षेत्र है, इस बस्तर वाले क्षेत्र में उनको कहीं ना कहीं गवर्नर बना दिए गया। वहां पर जब गवर्नर बना दिया गया तो उनको बोला गया, तो देख भैया अब यहाँ गवर्नर बन जाओ, मैं यहाँ पर राजा हूँ, और जब भी मैं कुछ नियम कानून लाया जाऊंगा, अब नियम कानून को यहाँ पर अच्छे से फॉलो करना। और जिस दिन आप लोग नियम कानून को जनता तक पहुंचा दिए या फिर जनता को यहाँ पर आपसे लाभ होने लग गया, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप राजगद्दी में बैठने लायक हो गए थे। तो इनको क्या बना दिया जाता था, गवर्नर बना दिया जाता था। ज्यादा समझ आएगा। यहाँ पर जब इनको बनाया गया तो यहाँ पर कांकेर और इस साइड में जिन्होंने बोला, यहाँ पर एक क्षेत्र था जिसको बोलते हैं डोंगर क्षेत्र था, इस डोंगर क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया। इसको बना दिया गया, बोलेंगे बताना, अजमेर सिंह को बना दिया। अजमेर सिंह कौन था, बोलेंगे दलपत देव का बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा था, हाँ पुत्र था और बड़ा बेटा था। इसको ध्यान में रखना। इस समझ में क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो डोंगर वाले क्षेत्र में अजमेर सिंह को गवर्नर बना दिया गया और बोला गया कि जब भी मैं यहाँ पर आपका कुछ भी योजना लाऊंगा उसको अच्छे से जनता तक पहुंचाओगे। जिस दिन लगा कि आप अच्छे से जनता तक पहुंचा रहे हो मेरी योजनाओं को, या फिर जो भी मैं बताता हूँ, अगर मैं बोलूंगा यहाँ पर सड़क बनाओ तो सड़क बना रहे हो, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप अच्छा काम करते हो, तो फिर आप गवर्नर हो, एक दिन राजा बन जाओगे। समझिए, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जिला में कौन होता है, कलेक्टर होता है। सीएम क्या, कलेक्टर के ऊपर कौन होते हैं, मुख्य सचिव होते हैं। ये भी आया था क्वेश्चन, मुख्य सचिव कौन है, बार बार बोलता था अमिताभ जैन, अमिताभ जैन कहाँ है, ये आ गया नहीं। इसी कारण बड़बड़ाता वही नहीं आता है। देखिए अगर तुमने लगा दी होगा अमिताभ जैन करके, उसी में करके वही ऑप्शन था सामने में से, अमिताभ जैन था। तो ध्यान में रखना। तो उसी तरीके से जो कलेक्टर होते हैं हमारे पास, तो कलेक्टर के ऊपर जो आईएएस हमारे पास कलेक्टर होते हैं, कलेक्टर के ऊपर कौन होते हैं अगर आपको बोला जाएगा तो याद रखना, हमारे पास सबसे ऊपर जो होते हैं मुख्य सचिव होते हैं। मुख्य सचिव होते हैं, इसी को चीफ सेक्रेटरी के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो जो मुख्य सचिव होते हैं, इसके ऊपर में हमारे ये यहाँ पर जो सीएम होते हैं, राज्य के सीएम होते हैं, वो क्या लाते हैं, दोनों मिलके योजना लाते हैं, जो शासन प्रशासन बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हमारे पास महतारी वंदन योजना लाया गया, और महतारी वंदन योजना को बोला गया कि धमतरी में अच्छे से आप क्या करो, इसको क्रियान्वयन करो। क्रियान्वयन का मतलब होता है अच्छे से लागू करो, हर जरूरतमंद तक, महिलाओं तक पहुंच सके। जैसे कि जो गरीब महिला है उन तक महतारी वंदन योजना का लाभ हो सके,
जो जरूरतमंद महिला है उनको महतारी वंदन का लाभ हो सके, और कलेक्टर को इसकी जिम्मेदारी दिया जाता है। तो कलेक्टर अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है तो बढ़िया कलेक्टर हो गया, अगर नहीं निभाया तो वो खराब कलेक्टर हो गया। अच्छा कलेक्टर हो गया, अच्छा निभा रहा है जिम्मेदारी, तो इनका प्रमोशन जल्दी होगा। अगर अच्छे से निभाता नहीं, इनका प्रमोशन क्या होता है, लेट से होता है। उसी तरीके से इनको गवर्नर बना दिया जाता था, अगर अच्छा प्रशासन कर रहे हैं तो इनको राजा बना दिया जाता था, नहीं कर रहे उनका फिर से इनको ट्रेनिंग हुआ, तो बोल सकते इनका ट्रेनिंग पीरियड था। समझ में, तो ध्यान में रखना। गवर्नर बना दिया गया था, कहाँ का गवर्नर बना दिया गया था बोलेंगे, याद रखना, डोंगर क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया था। समझ में आया क्या था? तो अगर आप एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि डोंगर क्षेत्र का गवर्नर किसको बना दिया था, दलपत देव के द्वारा, बोलेंगे तो अजमल सिंह को बना दिया था। समझ में। इसी तरीके से अब दरियादेव कहाँ गया, तो छोटा बेटा है दरियादेव अपने पापा के साथ कहाँ था, जगदलपुर में ही था। अपने पापा के साथ जगदलपुर में ही रह के क्या कर रहा था, राजपाट सीख रहा था। अब कहीं ना कहीं दरियादेव है, बड़ा बेटा कौन हो गया, अजमेर हो गया। अब ये दोनों बाप बेटा साथ में रहने लग गए थे, और ये कहाँ रहने लग गया था, डोंगर में। और इन लोग जो थे हमारे पास, यहाँ पर जगदलपुर यहाँ पास है ना हमारे पास, तो मेन जो राजधानी था जगदलपुर में कौन कौन था हमारे पास, यहाँ पास बोल सकते हैं दलपत देव बैठा हुआ था, और उसके साथ में कौन था, उसका बेटा, छोटा बेटा का नाम क्या था बोलेंगे तो दरियादेव था। ये दोनों के दोनों वहां पर क्या थे, बैठे हुए। अमिताभ जैन टाइप का क्वेश्चन आ गया, 11 सूत्री मांग बोला था, काश 11 सूत्री मांग को बता दिया रहता तो एक क्वेश्चन और बन गया रहता। अभी बताऊंगा, आज पढ़ाऊंगा ना क्या, अभी अभी हाँ जनजाति, कौन सा जनजाति वाला है? मैंने शायद उस दिन आधा बज बताया था ना, 4-5, तो उसको मैं स्टॉप कर दिया, छोड़ना करके। हाँ हाँ, इसी कारण ना मेरे को अच्छे से रखा करो, तो बीच बीच यहाँ लिखाता हूँ तो आएगा ही आएगा, जो बड़बड़ाता हो जाता है। हाँ भूल जाता ना, चल पढ़ा कर, इसी कारण बढ़िया खुशी खुशी पढ़ा करो। तुम आया करके बैठे रहते हो यहाँ पर देखे जाओ कैसे मैं बैठे सही तो है, वैसे नहीं कर बैठे रहते हो, ऐसे ऐसे देखते ऐसे परत के देखते हो ना, ऐसे करके बैठे रहते हो। हाँ जी करके ऐसे टाइप का थोड़ी। अजमेर सिंह दूसरे का नाम था दरियादेव था। तो अजमेर सिंह को क्या कर दिया गया, प्रशासन को सीखने के लिए, ट्रेनिंग के लिए उनको गवर्नर बना दिया गया और डोंगर क्षेत्र में भेज दिया गया। और जो दरियादेव था उसको बोला गया, छोटा बेटा था, बेटा तू मेरे साथ ही रहना, साथ में हम लोग क्या करें, सहयोग करेंगे। और अचानक से एक दिन क्या हो जाता है कि जो हमारे पास दलपत देव रहता है, इस दलपत देव की तबीयत खराब हो जाती है। समझ में, दलपत देव का तबीयत स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिस वजह से ना दरियादेव सोचता है, दिमाग लगाता है, अगर गलती से मेरे पापा मर गया तो, या मृत्यु हो गया तो राजा तो ये बन जाएगा, क्योंकि बड़ा बेटा है, बड़ा बेटा राजा है और इसको राजा बनाना है। इसी कारण से इसको क्या, इसको कहाँ भेजा गया, गवर्नर बना के जा सीखने के लिए भेजा गया, और मेरे बाबूजी अपने साथ में रखे तो दिक्कत हो जाएगा। तो कहीं ना इसके दरियादेव के मन में ना, दरियादेव के मन में आपके क्या आने लग गया था, सत्ता का लालच आ गया था। समझ में, तो दरियादेव के मन में कहीं ना कहीं सत्ता का लालच उत्पन्न हो गया था। ये सोचने लग गया कि मेरे बड़े भाई का तो कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा और मैं तो राजा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन राजा किसको बनना था, दरियादेव को बनना था। उसी टाइम में सोचा कि तबियत खराब है दलपत देव का, यानी मेरे पिताजी का, अगर कहीं इनकी मृत्यु अचानक भयानक हो गई तो फिर हमारे पास राजा अजमेर सिंह हो जाएगा, उसके बाद शासन मेरे को इसके अंडर में करना पड़ जाएगा, जो मैं नहीं चाहता हूँ। तो दरियादेव क्या किया, सत्ता के लालच में देखा कि मेरे पास, झांक के देखा कमरा में, हाँ पापा है अंदर में सोए हैं बेचारे, ग्लूकोज वगैरह लगा है करके, दरवाजा वगैरह बंद किए, चले गए, वहां पर गए सेना लोग के सेनापति के पास। सुनो बोलते हैं, पापा का भी तबियत खराब है, मेरा बात सुनो बोलते हैं। हाँ बताइए बोलते हैं, हम लोग को युद्ध करने जाना है बोलते। कहाँ जाना है युद्ध करने, यहाँ पर जाना है, डोंगर क्षेत्र जाना है। तो उन लोग बोलते हैं आक्रमण करने डोंगर क्षेत्र जाना है, तो ये बोलते हैं कि डोंगर क्षेत्र में हमारा ही राजा अजमेर सिंह है। मैं बोल दिया ना, चल ऐसे करके चल देते आक्रमण करने। अब क्या करेगा दरियादेव, आक्रमण करने कहाँ चला जाएगा, डोंगर में चला जाएगा। यानी कि डोंगर क्षेत्र में दरियादेव क्या कर लेता है, अपने भाई के ऊपर आक्रमण करने चला जाता है। अपने भाई के ऊपर ही आक्रमण करने चला गया। ये बोला कि ऐसे करता हूँ, पापा तो वैसे वैसे निपटने वाले हैं, मृत्यु होने वाला है, भाई भी निपटा दूंगा, राजा मैं बन जाऊंगा। और वैसे भी जब इसको निपटाऊंगा अजमेर सिंह को, यहाँ पर कौन शासक बैठे हुए थे आपके, अजमेर सिंह, क्या बन के बैठे हुए थे, गवर्नर बन के बैठे हुए थे। तो इन्होंने सोचा कि मैं अजमेर सिंह को भी मार देता हूँ, फिर उसके बाद पापा उसकी मृत्यु का जैसे सोचते सोचेगा अटैक में मर जाएगा ना,
होता है नहीं। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, इन लोगों का मैं दाह संस्कार करूंगा, उसके बाद में काकती वंश में बस्तर का राजा बन जाऊंगा। ये जैसे डोंगर क्षेत्र में अपने भाई को आक्रमण करने गया, थोड़ा सा शायद इसको मिस्टेक हो गया था। ये हमारे पास छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है। इस छत्तीसगढ़ में डोंगर कहाँ पास है, हमारे पास यहाँ पास डोंगर क्षेत्र है, ठीक है। और यहीं पास ना कांकेर वाला जो एरिया पड़ता है ना, कांकेर वाले एरिया में जिसको बोलते थे कांकेर वाला जो एरिया वाला पार्ट था, वहां पास एक जनजाति था जो आपके अजमेर से बहुत विद्वान शक्तिशाली था। वो अपने सबको लेके चलता था, वो जनजाति प्रेमी था। तो जनजातियों को अपना सहयोग के लिए रखा हुआ था। और वहां पर जो कांकेर की सीमा है, यानी बोल सकते हैं कि डोंगर क्षेत्र वाले जो सीमा है, उस वाले सीमा में जो वहां पर सीमा की सुरक्षा कौन करते थे, जनजाति करते थे। और कौन सा जनजाति करते थे, हल्बा जनजाति करते थे। समझ में, हल्बा जनजाति करते थे। तो हल्बा जनजाति, तो ये गया दरिया देव गया सत्ता के लालच में, अपने भाई को मार दूंगा। हल्बा जनजाति वाले लोग वहां पर देखे, सबसे पहले हम लोग से करना पड़ेगा। जंगल में रहते हैं, जंगल में छेक छेक के मारे किसको, दरिया देव को। इतना मारे अपने भाई को मारने आया है बोल के। तो यहाँ पर रिटर्न अब क्या हो गया, हमारे पास दरिया देव पराजय हो गया। समझ में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जब दरिया देव सत्ता के लालच में डोंगर वाले क्षेत्र में अपने भाई अजमेर सिंह के ऊपर आक्रमण करने के लिए गया था, तो जनजाति जो भाई लोग थे, हल्बा जनजाति लोग थे, उन्होंने दरिया देव को परास्त कर दिया। यानी कि दरिया देव हार गया, अब रिटर्न हो गया, अब टेंशन में आ गया। ये टेंशन में कि भाग क्या आऊंगा, इधर से अजमेर सिंह पापा फोन कर दिया, पापा ते भेजे इसका, अगर तो नहीं भेजा था बेटा, मुल्तान लगा के दिक्कत है। तो इसी वजह से क्या है ना, फिर अब इसका जो था अजमेर सिंह कॉल लगा किसको बता दिया, जगदलपुर में बता दिया कि पापा हमारा भाई आया था, वो मेरे को मारने के लिए चाहा, लेकिन हल्बा लोग उसको निपटाक भगा दिए, कैसे करना है बोलते। जो ऑलरेडी क्या नाम है हमारे पास अजमेर, इसने सोचा था दरिया देव इसका नहीं सुन के हार्ट अटैक में मर जाएगा, वो इसका नहीं सुन के हार्ट अटैक में मर जाएगा। ये रहता मेरा ही बेटा दूसरे बेटे को मारने चला है बोलते, बेचारा की क्या हो जाता है, कुछ टाइम के बाद मृत्यु हो जाती है। अब बात यह आती है कि जो अजमेर, अब जो बात यह आती है, दरिया देव वापस जगदलपुर जाएगा, और जाएगा तो किस मुंह से जाएगा, जाएगा तो उसको कुचलेंगे नहीं, अपने भाई को मारने आ रहे उधर। इस वजह से ना ये जो हमारे पास यहाँ पास आक्रमण करने आए थे, आक्रमण कौन करने आया था, आपका दरिया देव आया था। तो दरिया देव अब कहाँ निकल जाता है, दरिया देव निकल जाएगा आपका उड़ीसा वाला क्षेत्र निकल जाएगा। समझे, दरिया देव अब उड़ीसा चला जाएगा। उड़ीसा किसके पास चला जाता है, जब कुछ होता है तो कौन याद आता है, दोस्त मित्र, जैसे भगा जाते हो, जैसे भगा गए तो दोस्त के डोंगर क्षेत्र पर कौन आक्रमण करता है, अगर इस टाइम में तो अगर आपको बोलेंगे तो याद रखना, दरिया देव जो है वो आक्रमण करता है, किस पर आक्रमण करता है बोलेंगे तो याद रखना, अपने भाई अजमेर सिंह पर आक्रमण करता है। समझ में आया। तो अजमेर सिंह पर आक्रमण करता है, लेकिन इसका जो आक्रमण रहता है वो विफल हो जाता है। इसका जो आक्रमण होगा वो विफल हो जाता है। किसके कारण विफल हो जाता है, हल्बा जनजातियों के द्वारा विफल हो जाता है। क्योंकि जो काकती वंश है उनको जनजातियों का भारी सहयोग मिलता है ना। जैसे कि उस टाइम में भी जब मराठा शासक लोग आए थे तो उनको जनजाति का सहयोग मिला था, जिस वजह से वो अपना ट्रांसफर बस्तर से जगदलपुर कर दिया था। इसी टाइम में भी किसका मिला, आपका हल्बा जनजाति का सहयोग मिला हुआ था, लेकिन ये विफल हो गया, पराजय हो गया। पराजय होने के कारण अभी सोच रहा था कि मैं अगर वापस जगदलपुर जाता हूँ टेंशन हो जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, अब वापस जगदलपुर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे पापा तो मेरे पीटेगा बोल के, भाई भी तो पीटेगा। तो वो यहाँ पर जो दरिया देव रहता है, जो दरिया देव रहता है कहाँ चला जाता है, वो आपके उड़ीसा चला जाता है। समझ में। अब इसमें था उड़ीसा में एक जगह जिसको बोलते हैं जयपुर, जयपुर नहीं जयपुर, जयपुर में राजा था, उस राजा का नाम था जिसको बोलते हैं विक्रम देव। समझ में। यानी बोल सकते हैं कि दरिया देव भाग के कहाँ चला गया, विक्रम देव के पास चला गया, और दरिया देव ने पूरा अपना स्टोरी सुनाया। दरिया देव ने पूरी कहानी बताया। होशियारी तो मारे ना होगा कि मैं सोचा था कि मेरा भाई अजमेर सिंह को मार दूंगा, उसके बाद मैं दरिया दलपत देव भी मर जाएगा, फिर उसके बाद राजा मैं बन जाऊंगा। विक्रम देव बोलता है होशियारी तुम्हारा था, अब कैसे करेंगे। तो दरिया देव बोलता है कि मैं नहीं जानो, मेरे को क्या बनाना है, राजा बनना है बोल के। लेकिन इधर किसकी मृत्यु हो जाती है, दलपत देव की मृत्यु हो जाती है। कब हो जाता है आपका, 1774 ईस्वी में दलपत देव की मृत्यु हो जाती है। समझ में। ठीक है, तो अब हमारे पास राजा जो बनेंगे वो बनेंगे अजमेर सिंह। एग्जाम में 174 से लेकर 1777 ईस्वी तक इसका तारीख है दिया, उसमें